हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन देखा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, और आज की वीडियो में हम देखेंगे लर्निंग एंड पेडागोजी। तो इसको सीखने के लिए हम सबसे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है लर्निंग। लर्निंग से हमें एचटेट के एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लर्निंग, अ कंसिडरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लर्निंग। तो हमारे बिहेवियर में जब भी चेंज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहलाएंगे लर्निंग। हमारे बिहेवियर में चेंज होना लर्निंग कहलाएगा। When organism comes in contact with his environment, certain necessary adjustment in the behavior is needed। तो जब भी हम हमारे environment के साथ contact में आएंगे, हमारी सोसाइटी में बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो तब हमें कुछ ना किसी ना किसी तरीके की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमारे बिहेवियर में, ताकि हम अच्छे से उनसे घुल मिल पाए और हमारा काम कर सके। तो उसके लिए हमें हमारे बिहेवियर में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और इसी एडजस्टमेंट को हम क्या कहेंगे कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली एडजस्टमेंट करते टाइम पे। हमने अलग अलग हैबिट्स बना ली, स्किल्स बना ली, एटीट्यूड्स, हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई, और इसी को हम क्या कह देंगे, इसी को हम लर्निंग कह देंगे। तो अगर मैं सिंपल वे में आपको समझाऊं कि लर्निंग क्या होती है, तो लर्निंग होती है हमारे बिहेवियर में चेंज। और जब भी हम किसी से बाहर सोसाइटी में बात करेंगे तो हम अपने बिहेवियर को उनके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जिसे हम लर्निंग कहेंगे। थस लर्निंग मीन्स चेंज इन रिस्पॉन्स ऑफ बिहेवियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो रिस्पॉन्स है या फिर हमारा जो बिहेवियर है उसमें हम चेंजेस लाएंगे, कुछ बदलाव लाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें हमारे बिहेवियर से हटानी पड़ेंगी। जैसे कि हम जैसे अपने छोटों से बात करते तो वैसे हम अपने बड़ों से तो बात नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम उस टाइम पर नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे तू तड़ाके से बात करना हो गया, हम आपका यूज करेंगे, उनसे ज्यादा जोर से चिल्लाकर बात नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें हम हमारे बिहेवियर से एलिमिनेट कर देंगे और बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे लर्निंग। This learning does not include psychological changes such as fatigue, temporary sensory resistance और non-functioning even after continued stimulation। तो learning के अंदर जो psychological changes आएंगे हमें थकान हो जाएगी या फिर ऐसे changes जो कुछ ही समय के लिए रहेंगे, तो उन्हें हम learning नहीं कहलाएंगे। जब permanent change होगा ना हमारे behavior में, कि हाँ हमारी habit हो गई है वैसे कि हम बड़ों से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, सबसे नमस्ते कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हम बच्चे को सिखाते हैं, तो वो होगा learning। डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, तो कोई भी एक स्थिर डेफिनेशन देना लर्निंग की बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग मत हैं लर्निंग को लेकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेल्विन एच मार्क्स ने लर्निंग को क्या कहा कि लर्निंग इज रिलेटिवली एंड्यूरिंग चेंज इन बिहेवियर विच इज अ फंक्शन ऑफ प्रायर बिहेवियर। तो हमारा जो पहले बिहेवियर था उसको हमने प्रैक्टिस करके हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस लाए उसको हम कहेंगे लर्निंग। ये बात किसने कही, ये बात कही मेल्विन एच मार्क्स ने। अब यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली कि जो लर्निंग है ना वो कहीं ना कहीं एक परमानेंट चेंज होगा हमारे बिहेवियर में। और जो चेंजेस हमें आएंगे कि भाई आज बुखार हो गया तो हम कोई चीज़ सीख नहीं पाए, या फिर बुखार में हमने सबसे आराम से बात की, हमने ज़्यादा गुस्सा नहीं किया, थकान में हमने सबसे आराम से बात की, मैचुरेशन की वजह से, या फिर कोई ऐसे दारू के नशे में, अल्कोहल के नशे में, ड्रग्स के नशे में जो लर्निंग होगी ना उसे हम लर्निंग नहीं कहेंगे, उसको हम लर्निंग कंसीडर नहीं करेंगे। लर्निंग होगी जब हम हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ बिल्कुल अच्छे से अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेके आए और वो चेंजेस परमानेंट हो, तभी हम उसे लर्निंग कहेंगे। अब जो लर्निंग है वो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि आज बच्चे में 5 मार्क्स की लर्निंग हुई, आज बच्चे में 6 मार्क्स की लर्निंग हुई है। तो ये क्या है, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं बच्चे के बिहेवियर को देखकर। लर्निंग इज अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो लर्निंग क्या है कि हमें लर्निंग कैसे होगी, प्रैक्टिस से होगी, और हमारे एक्सपीरियंसेस से हमें लर्निंग आएगी। एक्सपीरियंसेस ऐड टू लर्निंग एंड प्रैक्टिस गिव्स इट एन एंड्यूरिंग नेचर। तो जो एक्सपीरियंस है वो हमारी लर्निंग में ऐड करता है, हमें हेल्प करता है अच्छे से लर्निंग करने के लिए कि अब हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो एक्सपीरियंस से इंसान बहुत कुछ सीखता है और प्रैक्टिस करने से वो उसमें परफेक्ट हो जाता है। सम अदर डेफिनेशंस, तो दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस के थ्रू अपने बिहेवियर में चेंज करने की बात किसने कही, गेट्स ने। तो गेट्स ने कहा लर्निंग है कि हम हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू अपने बिहेवियर चेंज करते जाएंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, सही अच्छे इंसान बनेंगे, तो वो हो जाएगी हमारी लर्निंग। अब क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट एंड एटीट्यूड्स। तो लर्निंग में क्या आता है कि एक्विजिशन ऑफ हैबिट, हमें कोई हैबिट डलेगी, हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी और हमारे एटीट्यूड्स में
में चेंज आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लर्निंग कहेंगे। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, बिहेवियर की वजह से बिहेवियर में चेंज। ये बात किसने कही, गिलफोर्ड ने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको जरूर याद करनी है, इनमें से एक कोई ना कोई जरूर पूछी जाएगी। लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन, कि भाई एक्विजिशन हमने बात को सीखा भी और वो हमें याद भी रही। ये ना हो कि आज हमने कोई चीज सीख ली और कल हम उसे पेपर में कर ही नहीं पाए, तो वो लर्निंग नहीं कहलाएगी। रिटेंशन होना चाहिए, उस बात को हमें याद रखना चाहिए, वो बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए हर टाइम, तो वो होगा, स्किनर ने कहा। एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग सो फार एज इट इज डेवलप द इंडिविजुअल इन एनी रिस्पेक्ट गुड और बैड एंड मेक्स हिम आफ्टर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दैट वुड अदरवाइज हैव बीन। तो पहले जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस थे वो चाहे अच्छे हो या फिर गलत हो, हमारा बिहेवियर अच्छा था या बुरा था, अब उसको देख करके हमारे एक्सपीरियंसेस में, हमारे बिहेवियर में और ज़्यादा चेंजेस आ गए कि भाई पहले बुरा बिहेवियर था और अब और ज़्यादा बुरा बिहेवियर होगा, तो वो भी लर्निंग है। और पहले अच्छा बिहेवियर था और अब हमने हमारा बिहेवियर और ज़्यादा अच्छा कर लिया, तो वो भी लर्निंग है। ये बात किसने कही, ये बात कही वुड्सवर्थ ने। अब आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग की क्या विशेषताएं हैं। तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि लर्निंग जो है वो एक परमानेंट चेंज है बिहेवियर में। तो लर्निंग एक परमानेंट चेंज है बिहेवियर में, ये लर्निंग का एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो जब भी हम लर्न करेंगे तो लर्निंग जो है वो फंडामेंटल नीड है लाइफ की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी जीने के लिए। समय समय पर लर्न करना, वरना हम जमाने से पीछे रह जाएंगे, तो प्रोग्रेस नहीं होगी हमारी अगर हम लर्न नहीं करेंगे। तो लर्निंग क्या है, प्रोग्रेस है, ग्रोथ है ऑर्गेनिज्म की। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत लर्निंग चलती रहेगी, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, एक्सपीरियंस करते रहेंगे। लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि भाई आज 5 किलोमीटर की इसके अंदर लर्निंग हुई है, आज 2 सेंटीमीटर की लर्निंग हुई है, 2 नंबर की लर्निंग हुई है, हम इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन जब हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बिहेवियर में चेंजेस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई लर्निंग हुई है। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस से भी हम लर्न करते हैं। लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई गोल जरूर होता है, बिना गोल के, बिना मोटिवेशन के लर्निंग नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। तो अब हम CDP सीख रहे हैं तो हमारा गोल है इस बार HTET क्लियर करना, तो ये हमारा गोल हो गया। तो हम जो भी लर्निंग कर रहे हैं वो गोल की वजह से ही कर रहे हैं ना, तो लर्निंग जो है वो गोल डायरेक्टेड प्रोसेस हो गया। लर्निंग इज रिटेन थ्रू प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी लर्निंग जो है वो रिटेन रहेगी, हमें लंबे समय तक जो भी हमने सीखा है वो हमें याद रहेगा। लर्निंग रीइंफोर्सेस फर्दर लर्निंग, तो जब हमने HTET के अंदर CDP में 30 आउट ऑफ 30 टारगेट कर लिया और हमने वो अचीव भी कर लिया हमारे एग्जाम के अंदर, तो उसके बाद जब स्क्रीनिंग का एग्जाम आएगा तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे कि इतनी सी मेहनत में अगर हम इतने अच्छे नंबर ला सकते हैं तो आगे मेहनत करेंगे तो हमारे पूरे 150 में से 150 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो क्या हुआ, हमें रीइंफोर्समेंट मिला, हमें खुशी मिली। जब हम कोई लर्निंग पूरी कर लेते हैं, हम हमारा टास्क पूरा कर लेते हैं, तो हम और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं अगले टास्क को करने के लिए। इसलिए यहाँ पर लिखा गया लर्निंग रीइंफोर्सेस फर्दर लर्निंग। तो लर्निंग दूसरी और ज्यादा लर्न करने के लिए हमें मोटिवेट करती है। लर्निंग इज मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट, मैन हैज टू एडजस्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट, इन दिस वे लर्निंग इज एन एडजस्टमेंट। तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। अब HTET का एग्जाम आ गया तो हम एडजस्ट कर रहे हैं, हम टीवी वगैरह सब कुछ बंद करके सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो हमें हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एनवायरनमेंट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो है वो लर्निंग करनी पड़ती है, और लर्निंग हमें एडजस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट करती है। लर्निंग इज अराउज्ड बाय इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स, तो ये बात पहले भी हम इंटेलिजेंस में भी पढ़ चुके हैं कि लर्निंग जो है वो हमारे अंदर इंडिविजुअल या फिर सोशल नीड्स की वजह से आती है। या तो हम सोसाइटी के लिए खुद में चेंज कर रहे होते हैं या फिर हम अपने लिए खुद में चेंज कर रहे होते हैं, और इसलिए हम लर्निंग करते हैं। अब अच्छा, मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग, क्या क्या प्रोसेस होता है लर्निंग के अंदर। तो सबसे पहले होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, पर्सन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इट मीन्स दैट ही मस्ट बी फुल अटेंटिव टू द प्रोसेस, ही मस्ट हैव अ क्लियर कट गोल फॉर लर्निंग एंड ही मस्ट टेक फुल इंटरेस्ट टू अचीव दैट गोल। तो सबसे पहले होगी डायरेक्शन की इंसान बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। सबसे पहले तो उसको पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। अब हम एक्टिव है कि हमारा एग्जाम आने वाला है और हमें ये भी पता है कि हमें अब की बार HTET क्लियर करना है, तो हम लर्न करेंगे हमारे गोल को अचीव करने के लिए। तो लर्निंग के प्रोसेस में क्या आ जाएगा कि हम सबसे पहले हों एक्टिव, फिर हम अपना गोल डिसाइड करें कि हमें करना क्या है, और फिर हम हमारी लर्निंग स्टार्ट कर दें। फिर है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, लर्निंग नीड्स परसेप्शन।
reaction to the stimuli and the concepts formation, the organism must realize all these relations in his mind. तो इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। जब भी हम लर्निंग करेंगे तो हमारी विचारधाराएं होंगी, कुछ हम उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। कुछ लोग सोचते होंगे कि एस्टेट तो इजी है, मैं बहुत इजीली इसको क्लियर कर लूँगा। कुछ सोचते हैं कि बहुत टफ है, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है, ये हमारा परसेप्शन है, ये हमारी धारणा है जो हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। तो इंडिविजुअल्स को, सबको अपनी अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको एस्टेट का एग्जाम ईजी लगता है तो आपको फिर भी उसके ऊपर थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए ताकि आप और अच्छे मार्क्स ले सको, और अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो वो क्या रिलेशन है उनके माइंड में उस चीज़ को लेकर कि उन्हें ईजी लग रही है, मुश्किल लग रही है, कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, ये सभी इंसान को पता होता है। हमें उस चीज़ पर फोकस करना है और उस हिसाब से काम करना है। फिर है सिलेक्शन। सो मेनी स्टिमुली और एक्सपीरियंसेस मे बी देयर बिफोर द ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम ऑफ learning, he selects and recalls only those stimuli and experiences which are relevant to the situation. तो फिर जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में 100 चीज़ें चल रही होती है, और जब भी हम लर्न कर रहे होते हैं तब भी हमारे आमने सामने और बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। बट हमें सिलेक्शन करना है कि हमें ध्यान किस चीज़ पर देना है। तो हमारा फोकस जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए कि मेरे लिए जो चीज़ काम की है मैं उसे पढ़ूंगा और जो चीज़ मेरे काम की नहीं है उसे मैं छोड़ दूंगा, तो उसे हम कहेंगे सिलेक्शन। फिर आता है इंसाइट। When organisms comes across a number of stimuli and experiences, he tries to find out various types of relationship among them, and insight help him to reach the correct relationship. तो insight क्या हुआ कि जब हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस कर लेते हैं, अलग अलग, जैसे कि आपने अलग अलग टीचर्स से पढ़ा और आपने देखा कि हाँ कुछ कुछ चीज़ें तो सेम है, कुछ कुछ चीज़ें अलग है, तो जो बेटर होगा आप अपने लिए उसे चूज करोगे सभी रिलेशनशिप्स को अच्छे से देखने के बाद। तो वो क्या होगी, हमारी इंसाइट होगी, जो फीलिंग हमें आए कि हाँ मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है इतने सारे एक्सपीरियंसेस में से, उस फीलिंग के साथ जाना और अपना काम करना। फिर है क्रिएशन। क्रिएशन क्या है कि जब हमने लर्निंग कर ली है तो एक मेंटल प्रोसेस फॉर्म हो गया है हमारा, हम कुछ सीख चुके हैं, तो उसके बाद हम जो हमने सीखा है उसके थ्रू उसमें थिंकिंग ऐड करके कोई एक नया तरीका अपनाना, अपना कुछ अलग क्रिएट करना सीखने के बाद, वो होगा हमारा क्रिएशन। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म। When an organism learns something, his behavior is changed. He does not accept it so easily. He evaluates all workable solutions in his mind before putting it into application or practice. तो criticism क्या हो गया, जब हमने कोई चीज़ सीख ली, हमारे behavior में changes भी कर रहे हैं हम, तो वो changes करने इतने ज़्यादा easy नहीं है, लेकिन हम हमारे आसपास की जो भी situations हैं और उसके लिए हमें जो भी solutions चाहिए, उसके लिए हम जो भी हमने सीखा है आज तक उसको हम evaluate करेंगे और अच्छे से सब कुछ उसके consequences, उसके फायदे देखने के बाद ही जो है हम कोई ना कोई चेंज करेंगे। अब आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग फॉर टीचर्स। एज अ टीचर हमारे लिए लर्निंग का प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है। अ टीचर कैन अडॉप्ट लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग सच एज एक्टिविटी प्रोग्राम, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड अवॉइड टीचिंग सेंटर्ड अप्रोच। फॉर्मर इज ऑटोनोमस प्रोसेस एंड लेटर इज अ बर्डन ऑन स्टूडेंट्स। तो अब क्या कहा गया कि लर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई टीचर जो है वो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच रखे, बच्चों को ध्यान में रखकर चलें, जो एक्टिविटीज बच्चों को पसंद आ रही है सिर्फ वही करवाएं, और हमें क्या अवॉइड करना है कि भाई हम टीचिंग सेंटर्ड अप्रोच रखें कि भाई मुझे तो सिर्फ एक लेक्चर देना है और मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो ये काम हमें नहीं करना है, हमें बच्चों को उस तरीके से समझाना है जिससे वो समझ सके। तो पहले वाला जो लर्निंग सेंटर्ड है या फिर चाइल्ड सेंटर्ड है वो एक ऑटोनोमस है, बच्चों को खुद से सीखने में हेल्प करेगा, और जो दूसरा प्रोसेस है जो कि टीचर सेंटर्ड है वो बच्चों के लिए एक बर्डन होगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। फिर है अ टीचर कैन यूज द होल एंड part learning methods alternately to benefit the poor and talented students equally in the class। तो हम जो मेथड्स हैं उनको पूरा संपूर्ण तरीके से या फिर पार्ट्स में बच्चों को पढ़ाएं। कैसे, अब किसी बच्चे को तो मैराथन क्लास करनी उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि 2-2.5 घंटे में कैसे बैठ के पूरी क्लास देखूंगा, और कुछ बच्चे जो हैं वो इस क्लास को 2-2.5 घंटे से भी ऊपर का रखना चाहते हैं कि एक ही बार में सब कुछ कंप्लीट करा दो, एक बार में सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो एज अ टीचर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो टॉपिक्स जो थोड़े मुश्किल हैं वो तो मुझे पार्ट्स में आपको कराने पड़ेंगे, और वो टॉपिक्स जो ईजी हैं, जैसे हमने इंक्लूसिव एजुकेशन किया था एक वीडियो के अंदर, तो वो हमें एज अ होल आपको कराना पड़ेगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारी क्लास में पुअर बच्चे भी हैं जो पढ़ाई में थोड़े से वीक है, और टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी है जो एक बार में सारा काम कर सकते हैं। तो इसलिए एज अ टीचर हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें हमें पूरे पार्ट में एक बार में समझा देनी है और कौन सी चीजें हमें छोटे छोटे पार्ट्स में बच्चों को समझानी है, क्योंकि हमें दोनों बच्चों को साथ लेकर चलना है।
फिर है अ टीचर विल नॉट बैंक अपॉन मेमोराइजेशन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ टीचिंग। तो जब भी हम टीचिंग कराएंगे तो हमारा ध्यान किस चीज़ पर नहीं होना चाहिए कि बच्चे बस जल्दी से सब कुछ रट ले, सब कुछ याद कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि उनके बिहेवियर में चेंज हो, वो चीज़ों को समझे, ना कि उनको रट्टा लगाएं। अ टीचर कैन प्रोवाइड वेरिड एक्सपीरियंसेस टू स्टूडेंट्स in such a way that they can identify similarities and differences in objects, situations and concepts. This approach of learning will facilitate learning in the class. तो हमें बच्चों को ऐसे एक्सपीरियंसेस कराने हैं जिससे बच्चे चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटीज देख सके कि भाई इन दो कंसेप्ट्स में क्या समानता थी और या फिर इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस था, तो वो अपने सिचुएशंस और अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ सके और चेंजेस को देख सके, जिससे हमें आगे उन्हें पढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूलिंग इज टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो स्कूलिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा एम है, वो क्या है कि भाई हमें बच्चों के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंजेस चाहिए, उनको हैबिट फॉर्मेशन कराना है, उनको अच्छी आदतें लगवानी है, तो उनके बिहेवियर को हमें चेंज करना है। अ टीचर मस्ट नो ऑल द अप्रोचेस एंड ऑपरेशंस ऑफ लर्निंग एंड देयर रिलेटिव significance. A teacher can adopt a better teaching strategy in the class after knowing different approaches and operations of teaching. तो एक टीचर को सभी अप्रोचेस के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में, मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई बच्चे जिस भी प्रकार के हो, हम उनके अकॉर्डिंगली एक सही अप्रोच, एक सही मेथड यूज कर सके और अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी के अंदर ला सके, ताकि लर्निंग का प्रोसेस बच्चों के लिए और ज़्यादा ईजी और इंटरेस्टिंग हो जाए। एन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी इज दैट इट हैज प्रोपाउंडेड एंड पॉपुलराइज्ड द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन and it uses on scientific lines. We are now in a better position to use different techniques to motivate the students for verbal, mental or motor activity. The teacher can motivate the students in the class according to their age levels. तो अब यहाँ पर बात की गई कि लर्निंग साइकोलॉजी की वजह से एक नई टर्म निकल कर आई, जो कि था किसका कंसेप्ट, मोटिवेशन का कंसेप्ट। और टीचर को बच्चों को मोटिवेट करके रखना चाहिए जब भी वो अलग अलग एक्टिविटीज करे, चाहे वो वर्बल हो, बोलने वाली एक्टिविटीज हो, मेंटल हो, कॉग्निटिव एक्टिविटीज हो, या फिर मोटर एक्टिविटीज हो, तो बच्चों को हमें मोटिवेट करना चाहिए अलग अलग तरीकों से, और जिससे बच्चों का इंटरेस्ट लेवल इंक्रीज होगा। A teacher can know various procedures of remembering and forgetting, and he can utilize various techniques of learning to minimize the shape of students or to transfer skills and informations acquired in the classroom to daily life situation outside the school and vice versa. तो टीचर को अलग अलग प्रोसेसर्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई बच्चे ज़्यादा देर तक याद कैसे कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें बच्चे आसानी से भूल जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए कोई ना कोई टेक्निक टीचर के पास ज़रूर होनी चाहिए, ताकि हम फॉरगेटिंग का जो कंसेप्ट है कि भाई हम चीज़ें भूल जाते हैं एक समय के बाद, उसको कम से कम कर सके और बच्चों की रिमेंबरिंग पावर जो है उसे तेज़ कर सके कि वो चीज़ों को ज़्यादा लर्न कर सके, और साथ में ही वो अपनी लर्निंग को ट्रांसफ़र कर सके। एक स्किल को सीखने, जो उसने एक स्किल में लर्निंग करी है, वो दूसरी स्किल सीखने में भी उसके काम आए, जिससे बच्चे का और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। मॉडर्न साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग लेज मच स्ट्रेस ऑन सोशल साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड ग्रुप डायनामिक्स। अ टीचर कैन इंप्रूव सोशल लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास बाय पुटिंग वेरियस थ्योरीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ लर्निंग इनटू प्रैक्टिस। तो हमें क्या करना है कि सोशल साइकोलॉजी को भी साथ में लेकर चलना है, मॉडल साइकोलॉजी के साथ में, और हमें बच्चों को एक ऐसी सोशल लर्निंग करानी है। इस क्लास के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे वो हर तरीके से, हर उसके जो आयाम है उसमें वो डेवलपमेंट कर सके, और हमें बच्चे को प्रैक्टिस करानी है साथ में। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। अब हम आ जाते हैं हमारे सिलेबस पर। ये पार्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। ये एचटेट का ऑफिशियल सिलेबस है, पार्ट बी हम कवर कर रहे हैं। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, ये यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे सी एंड एक्ट अपॉन। तो चिल्ड्रन बच्चे जो भी चीजें देखते हैं ना, वो सीख जाते हैं उस चीज को। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने बच्चों के सामने अच्छा बिहेव करना चाहिए, कोई भी बुरे वर्ड्स, गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। जो बच्चा देखता है वही बच्चा अपने पेरेंट्स से सीख लेता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दे हैव लर्नड अ लॉट बिफोर दे जॉइन स्कूल। और स्कूल में आने से पहले भी बच्चे बहुत कुछ सीख कर आते हैं। एंड दे कंटिन्यू टू लर्न आउटसाइड द स्कूल आवर्स। और जब वो स्कूल से चले जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, उसके बाद भी वो अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से, नेबर्स से बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। तो बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा चीज़ों को देख कर सीखता है, जो उसके आसपास हो रहा होता है वही वो सीख जाता है। फ्रॉम द टाइम अ चाइल्ड इज बोर्न, जब भी एक बच्चा पैदा होता है, हिज इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड अराउंड
स्टार्ट्स। तो पूरी दुनिया के, मतलब दुनिया तो नहीं, जहाँ पर बच्चा रह रहा है उस कल्चर के बारे में वो जानेगा, अपनी फैमिली के बारे में जानेगा, अपने नेबर्स से वो सीखेगा। तो जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है वो चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देता है। ही परसीव्स थिंग्स अराउंड हिज एंड ग्रेजुअली मेक्स सेंस ऑफ देम। ही स्लोली बिगिन टू रिकॉग्नाइज पीपल, ऑब्जेक्ट्स, रिलेट मोर एंड मोर टू द एनवायरमेंट एंड ऑब्जर्व थिंग्स थ्रू द सेंस ऑफ टच, साइट, टेस्ट एंड साउंड। तो जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो लोगों को पहचानना शुरू करने लग जाता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, चीज़ों को पहचानना शुरू करने लग जाता है और चीज़ों को समझने लग जाता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाता है अपने सेंसेस के थ्रू, टच के थ्रू, साइट के थ्रू, साइट मीन्स देखने के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, स्मेल के थ्रू, साउंड के थ्रू। तो इससे बच्चा धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझने लग जाता है, ऑब्जर्व करने लग जाता है। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग और डेवलपमेंट दैट ईच चाइल्ड गोज थ्रू। तो हर बच्चा 4 स्टेजेस के थ्रू गुजरता है। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये जो स्टेज है वो है बर्थ से 2 साल की उम्र तक के बच्चों के अंदर कौन सी स्टेज होगी? सेंसरी मोटर स्टेज होगी। इस टाइम पे बच्चा जो है वो प्राइमरी मोड पे सीखेगा, अपने 5 सेंसेस के थ्रू सीखेगा। जो उसकी सेंसेस है, स्मेल की, टेस्ट की, टच की, आंखों की, ये सारी चीज़ों से बच्चा सीखेगा। ही लर्न्स टू एक्सपीरियंस एनवायरमेंट। द चाइल्ड touches thing, holds, looks, listen, taste, feel, bang, shake, everything in sight। तो सब कुछ बच्चा होते हुए देखता है, चीज़ें पकड़ने की कोशिश करता है, सुनने की कोशिश करता है, हमारे साथ बोलने की कोशिश कर सकता है। When the child add motor skills such as creeping, crawling, walking, his environment expands by leap and bounds। फिर उसके बाद में बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो क्रॉल करना, घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है, फिर सीधे स्ट्रेट चलना शुरू कर देता है हमारी तरह। तो जो बच्चा है वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है अपने सेंसेस के थ्रू। तो वो कौन सी स्टेज हो गई? वो हो गई हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। फिर आ जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज का एज है 2 से 7 ईयर्स। 2 से 7 ईयर्स के बच्चे आ जाते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो बिजी हो जाते हैं इंफॉर्मेशन को लर्न करने के लिए। वो हमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, ये कैसे है, क्यों नई नई चीज़ें उसके सामने आ रही है और उसका डेवलपमेंट होता जा रहा है। Trying to figure out ways that they can use what they have learned to being solving problems. During this stage of life, child will be thinking in specifics and will find it very difficult to get generalize anything. This is the time when a child learns by asking questions. तो बच्चा बहुत सारे questions पूछेगा। The child generally will not want a real answer to his question at his point। और उसे कोई भी ऐसा scientific answer नहीं चाहिए अपनी बातों के लिए, उसे easy language में एक छोटा सा जवाब चाहिए जिस भी question को वो पूछ रहा है। When he asks why do we have grass, he simply wants to know that it is from him to play in। तो बच्चा यहाँ पर egocentric भी होगा। जब बच्चे ने पूछा कि भाई यहाँ पर ग्रास क्यों है, तो उसको सिंपल आंसर उसका ये चाहिए कि भाई ये तुम्हारे खेलने के लिए। उसको आप साइंस नहीं बताओगे कि ये तो रूल था सोसाइटी का इसलिए हमें गार्डन रखना पड़ा। ऐसी चीज़ें बच्चे की समझ में नहीं आई, कोई टेक्निकल आंसर उसे नहीं चाहिए। द चाइल्ड इन दिस एज ग्रुप जजेस एवरीथिंग ऑन द मी बेसिस। सब कुछ बच्चा मी बेसिस पे सीखेगा कि भाई मेरे लिए है सब कुछ। आज मैंने ड्राइंग बना दी तो अब घर पे चाहे पापा का मूड खराब हो, मम्मी को 100 काम हो, फिर भी वो जाकर दिखाएगा कि देखो देखो मैंने ड्राइंग बनाई है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने ऊपर पूरा फोकस लेकर चलता है कि मैंने ये काम किया है तो सबके सब इस काम से बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि मैं खुश हूँ। तो ये इस स्टेज के अंदर आता है। कौन सी स्टेज के अंदर? प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। फिर आती है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड। Concrete operation period, in this period of time when child is between the age of 7 to 10। यहाँ पर बच्चा होता है 7 से 10 साल की उम्र का। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी एज है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा अब डाटा को मेंटली मैनिपुलेट कर सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के साइंस को, किसी चीज़ों को कंपेयर कर लेगा, कॉन्ट्रास्ट कर लेगा, सीरिएशन कर लेगा, नंबर वाइज लगा लेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर उसे देखना आ जाएगा। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाता है, विचार आ जाता है, थॉट आ जाता है। अभी भी वो बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीख रहा है बट अब वो पूरा उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा चलने लग गया है और वो चीज़ों को समझने लग गया है। A good teacher for this group would start each lesson at concrete level। concrete level का मतलब है चीज़ें पहले सामने दिखाकर। वो पहले मूर्त चीज़ें देखें कि ऑब्जेक्ट्स को देखें, फिर उसके बाद में जनरलाइज्ड लेवल पे आए कि जब उसे चीज़ों सामने पड़ी हुई चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। तो इस स्टेज पे हम पहले बच्चे को एप्पल दिखाएंगे कि बेटा ये एप्पल है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे वो सीख जाएगा फिर आगे जाकर उसे एप्पल वर्ड के लिए एप्पल को सामने रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एप्पल बोलोगे उसके दिमाग में उसकी पिक्चर आ जाएगी। द चाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ वेरी लिटरल इन हिज थिंकिंग। तो
थिंकिंग तो आ गई बच्चे के अंदर, बट ऐसी थिंकिंग नहीं आई कि वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। ऐसी थिंकिंग नहीं आई है बच्चे के अंदर अभी। हाँ, थोड़ा बहुत पहले से समझदार हुआ है और सोचना उसने शुरू किया है। फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। तो इसके अंदर क्या होता है, ये पीरियड आता है हमारे 11 साल की उम्र से, और इसको हम एडोलिसेंस भी कह देते हैं। तो इस टाइम पे जो बच्चा है वो ब्रेक करेगा अपने सारे बैरियर्स को और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में सोचना शुरू कर देगा। अब उसको किसी चीज को सोचने के लिए उस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका दिमाग अपने आप चलने लग जाएगा और अमूर्त चीजों को भी वो सोचना शुरू कर देगा। अब जो है वो चाइल्ड अपनी थ्योरी बनाएगा, हाइपोथाइज करेगा, प्रॉब्लम्स को अच्छे से एनालाइज करेगा और सारे काम करेगा। तो उसमें अब कॉग्निटिव जो एबिलिटीज थी उसके अंदर वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है और अब बच्चा एक वयस्क बनने के लिए रेडी हो रहा है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पर दिया हुआ है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटेजीज ऑफ लर्निंग, सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। तो बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज द हार्ट ऑफ एजुकेशन। तो जो हमारे पढ़ने और सीखने की प्रक्रिया है वो हमारे एजुकेशन का हार्ट है, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑन इट डिपेंड्स द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो जो हमारे एम्स हमने बनाए हैं कि बच्चों को क्या सीख लेना है, हमारा क्या उद्देश्य है, वो सब इसी के थ्रू पूरा हो सकता है कि हम पढ़ाएंगे और बच्चा सीखेगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी। इट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड चेंजेस इन द स्टूडेंट्स। और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है यही सबसे ज्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम बच्चे के अंदर हमारे डिजायर्ड चेंजेस कर सकते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग आर रिलेटेड टर्म्स। टीचिंग और लर्निंग आपस में जुड़ी हुई हैं। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द टीचर, द लर्नर, द करिकुलम एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल। तो हम टीचर को, लर्नर को, करिकुलम को एक अच्छी व्यवस्थित ढंग से हमारे वेरिएबल्स को यूज करेंगे ताकि हम हमारा जो डिसाइड किया हुआ गोल है, जो हमारा एम है, उसे पूरा कर सके। सभी एक रोल निभाएंगे यहाँ पर और जिससे हम हमारा गोल प्ले कर सकेंगे अच्छे से। एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो क्या क्या एसेंशियल एस्पेक्ट्स, क्या क्या चीजें हमें चाहिए होगी जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करेंगे। तो ये दिए हैं डियाना लोरिट लार्ड ने। तो ये एक सीधा क्वेश्चन पूछ के आ सकता है कि डियाना के अकॉर्डिंगली कितने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। तो 1 2 3 4 उन्होंने हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एस्पेक्ट्स दिए हैं। सबसे पहले आता है डिस्कशन, कि बच्चे के बीच में और टीचर के बीच में डिस्कशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, किसी भी चीज के ऊपर वो डिस्कशन कर सकते हैं। आज जो हमने टॉपिक पढ़ाया उसके बारे में हम बच्चों से डिस्कशन करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चे को समझ आया है या नहीं। फिर उसके बाद में है इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड सम एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड डिफाइंड बाय द टीचर। फिर इंटरेक्शन होनी चाहिए उनके बिहेवियर को लेकर, उनके एनवायरनमेंट को लेकर हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। डिस्कशन क्या हो गया कि हम हमारे सवाल जवाब कर रहे हैं, एक दूसरे से उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेक्शन क्या हो गया, इंटरेक्शन हुआ कि हमें पता होना चाहिए कि बच्चे की लाइफ में क्या चीजें चल रही है, उनके वर्ल्ड में क्या हो रहा है। फिर है अडेप्टेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय द टीचर एंड एक्शन बाय द लर्नर। तो हमें अडेप्ट भी करना है, जो हम बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो बच्चे एक्शंस कर रहे हैं उन्हें हमें अडेप्ट करना होगा। फिर है रिफ्लेक्शन ऑन द लर्नर्स परफॉर्मेंस बाय बोथ टीचर एंड लर्नर। फिर रिफ्लेक्शन होना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हम जैसे एनालिसिस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्शन है कि क्या परफॉर्मेंस दी है बच्चे ने और टीचर ने। टीचर देखेगा कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसे कम रह गई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या, और लर्नर देखेंगे कि भाई हम कहाँ पर थोड़े से वीक रह गए ताकि हम उसे इंप्रूव कर सकें। अब आता है पैराडिगम्स ऑफ लर्निंग। तो पैराडिगम्स ऑफ लर्निंग में क्या आता है कि जो लर्निंग का प्रोसेस है ना वो अलग अलग तरीके से हम कर सकता है और बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास ताकि हम चीजों को सीख सके। द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड कंडीशनिंग। 2 टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग हैव बीन डिफाइंड। तो सबसे इजी वे क्या है लर्निंग का, वो है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होता है, कंडीशनिंग होता है हैबिट फॉर्मेशन करा दो, बच्चे को आदतें डलवा दो जिससे वो चीजें सीख लेगा। 2 टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग हैव बीन आइडेंटिफाइड। फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग एंड सेकंड वन इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेशनल कंडीशनिंग। इन एडिशन वी हैव ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्व करके लर्न कर सकते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग। तो ये सारी लर्निंग की प्रोसेसेस भी है हमारे पास, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अब हमारे पास आ जाती है
क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? इवान पेवलोव ने। ये नाम हमें याद रखना है, यहाँ से जरूर एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग के फाउंडर कौन है, तो वो है इवान पेवलोव। इवान पेवलोव जो है वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें हम बिहेवियरिस्ट भी कहते हैं। ये व्यवहारवाद पर ज्यादा काम किया इन्होंने। 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था डाइजेशन पे काम करने के लिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग किसे कहा जाता है, तो नाम आ जाएगा इवान पेवलोव। इन्होंने एक डॉग के ऊपर काम किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उस डॉग का नेम था बेक, बट ये हमसे नहीं पूछा जाएगा। अब इस थ्योरी के और क्या क्या नाम है, इवान पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग के और क्या क्या नाम है? इसे हम कहते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये इसके नाम है, ये आप याद कर लेना। वैसे इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कौन है, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी थी। अब आ जाते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? सिचुएशन और थिंग दैट स्टिम्युलेट्स अस। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज जिस पे हम हमारी प्रक्रिया देंगे, जिससे हम प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, वो होगी हमारी स्टिमुलस। और रिस्पॉन्स क्या है? द रिस्पॉन्ड द स्टिमुलस एक्शन इज टेकन। तो जिसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उसके प्रभाव से जो भी हमने रिस्पॉन्स किया वो हो जाएगा हमारा रिस्पॉन्स। तो जैसे कि फूड से हमारे मुंह में लार आ गई, गोलगप्पे को देखकर आपके मुंह में सलाइवा आ गया, तो वो क्या होगा? आपका रिस्पॉन्स होगा। और स्टिमुलस क्या होगा? जिस चीज ने आपका रिस्पॉन्स निकलवा दिया वो होगा आपका स्टिमुलस। एस्टेट का पेपर मुश्किल आ गया तो बच्चों के आंखों से आंसू आने लगे, तो वो आंसू क्या है? वो है रिस्पॉन्स। और जिस चीज की वजह से वो आ रहे थे, उस एग्जाम की वजह से, वो हो गया हमारा स्टिम्युलस। तो इनकी थ्योरी को हम कहेंगे एस लर्निंग, क्योंकि यहाँ पर दो स्टिम्युलस है। दो स्टिम्युलस है मतलब ऐसी दो चीजें हमने यूज की जिससे डॉग के ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यूज की बेल, और फिर हमने यूज किया खाना। तो खाने को देखकर तो कुत्ते के मुंह से जरूर लार आएगी, और बेल का क्या काम है यहाँ पर वो देखते हैं। तो सबसे पहले बिफोर कंडीशनिंग, अभी तक कुत्ते को आदत नहीं पड़ी, तो उस टाइम पर फूड और बेल दो चीजों का हमने यूज किया। फूड जो था वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था, न्यूट्रल स्टिमुलस था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। अभी तक आदत नहीं डली थी, अपने आप रिस्पॉन्स आया फूड को देखकर, न्यूट्रल स्टिमुलस था, ऐसा कुछ हमने किया नहीं था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था। और बेल क्या था? बेल भी न्यूट्रल स्टिमुलस था, लेकिन बेल से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। फूड से रिस्पॉन्स किया था कुत्ते ने कि जब हमने कुत्ते को फूड दिखाया तो उसके मुंह से लार आने लग गई, बट अभी तक आदत नहीं पड़ी है, तो वो कैसी रिस्पॉन्स हुआ? वो अनकंडीशनड है, बिना आदत वाला रिस्पॉन्स है। और जब हमने बेल बजाई तो ना तो हमें रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि अभी तक हैबिट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और न्यूट्रल स्टिमुलस था कि कोई ऐसा काम नहीं किया उसने कि कुत्ते ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब जब हमने पहले खाना दिया और फिर बेल बजाई, खाना और बेल हमने साथ में बजाई, तो कंडीशनिंग हो गई। जब हमने खाना और बेल साथ में बजाई तो कुत्ते की कंडीशनिंग हो गई कि पहले बेल बजाई फिर खाना दिया, फिर बार बार बेल बजाई फिर खाना दिया। तो अब क्या हुआ? कुत्ते को आदत पड़ गई, उसे समझ आ गया कि हाँ भाई अब बेल बजेगी ना तो इसका मतलब ये है कि मुझे खाना मिलेगा। तो घंटी की आवाज सुनते ही अगर कुत्ते के मुंह से लार आ रही है, सलाइवा आ रहा है, तो वो उसमें क्या हो गया? उसमें उसकी कंडीशनिंग हो गई है। अब उसे आदत पड़ गई है कि बेल आते ही उसे समझ आ गया कि अब खाना आएगा। तो यहाँ पर आफ्टर टाइम इट बिकम डॉग्स हैबिट। तो घंटी बजते ही कंडीशन हो गया हमारा रिस्पॉन्स। अब ये इसके लिए स्टिमुलू बन गया है कि घंटी बजते ही वो रिस्पॉन्स देगा, उसके मुंह से लार आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब कुत्ते को पता चल गया कि अब मेरा खाना आने वाला है। तो खाना यहाँ पर क्या हुआ? अनकंडीशनड स्टिमुलस हुआ। अब स्टिमुलस की वजह से लार नहीं आ रही है, बेल बजते ही लार आ रही है, तो बेल क्या हो गई? बेल हो गई हमारी कंडीशनड स्टिमुलस। आदत क्या पड़ी कि पहले बेल बजेगी और बेल बजते ही खाना आ जाएगा। तो रिस्पॉन्स हुआ किसकी वजह से? बेल की वजह से। कंडीशनड रिस्पॉन्स यहाँ पर किसका हुआ? बेल का। और कंडीशनड स्टिमुलस कौन क्या हो गई? बेल हो गई। पहले क्या था? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स किसकी वजह से आ रहा था? फूड की वजह से आ रहा था। बट अब कंडीशनड स्टिमुलस किसकी वजह से आ रहा है? बेल की वजह से। फूड यहाँ पर क्या हो गया? अनकंडीशनड स्टिमुलस। फिर इसके बाद में कुछ टर्म्स है यहाँ पर। न्यूट्रल स्टिमुलस, दिस कैन बी आर्टिफिशियल स्टिमुलस, एग्जाम्पल बेल। जिसका कोई प्रभाव ना पड़े वो हो गया न्यूट्रल स्टिमुलस। कि आपके सामने अब मैंने एक पानी का गिलास रख दिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको प्यास लगी ही नहीं हुई है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया न्यूट्रल स्टिमुलस। आपने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उस चीज से, तो वो हो गया हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस, दिस इज द नेचुरल स्टिमुलस। अनकंडीशनड कि भाई आदत तो नहीं पड़ी अभी तक, कोई हमने कंडीशनिंग नहीं कराई है, हैबिट फॉर्मेशन नहीं कराई है, बट फिर भी गोलगप्पे को देखकर अगर आपके मुंह से
पानी आ रहा है तो वो है आपका अनकंडीशन स्टिमुलस, हमने कोई इस चीज की आदत नहीं डलवाई बट फिर भी रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो हो गया आपका अनकंडीशन स्टिमुलस। फिर है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कि भाई आदत अभी तक पड़ी नहीं है लेकिन जैसे ही कुत्ते के सामने हमने खाना दिया तो उसके मुंह से अपने आप लार आने लग गई, तो वो उसका कैसा था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, कि अभी तक आदत हमने डलवाई नहीं थी फिर भी रिस्पॉन्स आ गया, वो हो गया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। फिर कंडीशनल स्टिमुलस, तो कंडीशन स्टिमुलस क्या था, जब हमने खाना और घंटी बार बार एक साथ दी तो कुत्ते को आदत पड़ गई घंटी बजते ही मेरा खाना आ जाएगा। तो जो बेल थी, जो पहले था न्यूट्रल स्टिमुलस कि भाई जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, घंटी बजाते रहो, अब वो बन गया हमारा कंडीशन स्टिमुलस कि घंटी बज गई तो अब कुत्ते को आदत पड़ गई कि अब खाना आएगा और उसके मुंह से घंटी को देखते ही लाड़ गिरने लग गई। फिर है कंडीशनड रिस्पॉन्स, तो कंडीशन रिस्पॉन्स क्या हुआ, अब कुत्ते को आदत पड़ गई और उसने आदत की वजह से जो रिस्पॉन्स दिया, घंटी की आवाज सुनते ही जो उसके मुंह से लार आई, वो हो गया हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है इस थ्योरी में, जो कि है एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या है कि व्हेन यूएस अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस कौन सा था, फूड था, कि भाई आदत नहीं डली थी बट वो कुत्ते को रिस्पॉन्स करने के लिए हेल्प कर रहा था, जिसकी वजह से कुत्ता रिस्पॉन्स कर रहा था। और एनएस एंड न्यूट्रल स्टिमुलस कि भाई बेल बजाई उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब वो दोनों हमने इकट्ठे कुत्ते के सामने शो करे, जब हमने दोनों एक साथ दिखाए तो डॉग ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, किसको, एनएस को। तो हमने जब उसको कंडीशनिंग कराई, उसे आदत डलवाई बेल बजाकर खाना देने की, तो जब कुत्ता एनएस पर रिस्पॉन्स करने लग गया तो उसकी कंडीशनिंग हो गई, उसकी हैबिट फॉर्मेशन हो गई और उसी हैबिट फॉर्मेशन को नाम दिया गया एक्विजिशन, कि हमने क्या कर लिया, एक्विजिशन कर लिया, हमने धारण कर लिया। फिर आता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो अब ये जब कुत्ते की आदत पड़ गई, घंटी बजते ही वो रिस्पॉन्स करेगा, घंटी बजते ही वो रिस्पॉन्स करेगा, तो उसने क्या कर लिया, जनरलाइज कर लिया कि हाँ घंटी बजते ही अब जो भी घंटी बजी उस पर मेरा खाना आ जाएगा और मुझे खाना बन जाएगी। तो अब उसके लिए वो सिंपल बात हो गई, अब उसने अपनी लाइफ में वो चीज़ धारण कर ली है, तो वो हो गया स्टिमुलस जनरलाइजेशन। फिर है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, कि कुत्ते ने डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया कि मेरे खाने की बेल की साउंड अलग है और जो स्कूल में घंटी बज रही है उस बेल की साउंड अलग है, तो वो हो गया स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। फिर है एक्सटिंक्शन। अब बहुत टाइम तक हमने सिर्फ बेल बजाई, कुत्ते को खाना नहीं दिया, बहुत दिनों तक हमने ऐसा किया कि बेल तो बजा दी, कुत्ता वेट कर रहा है, उसके मुंह से लार आ रही है बट हमने खाना नहीं दिया, तो क्या होगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। कुत्ता समझ जाएगा कि अब मेरे साथ मजाक किया जा रहा है, अब मुझे खाना तो मिलना नहीं है और मैं ऐसे ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो कुछ समय के बाद वो समझ जाएगा कि अब ये चीज़ काम नहीं करती और वो अपने सलाइवा को, फिर उसके एक्साइटमेंट रुक जाएगी और उसे पता चल जाएगा खाना नहीं आ रहा, तो फिर उसका घंटी बजने पे लार आनी बंद हो जाएगी। लेकिन स्पॉन्टेनियस रिकवरी का भी कंसेप्ट है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है कि जब एक दिन अचानक से घंटी बजी और कुत्ते के मुंह से लार आ गई तो उसे वो चीज़ याद आ गई कि हाँ शायद मुझे खाना मिल सकता है, तो वो हो गई हमारी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जब आप सारी चीज़ें भूल चुके थे और फिर भी एक दिन अचानक से आपको याद आ जाए कोई चीज़, तो वो होगी हमारी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। फिर आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। Simultaneous conditioning, two stimulus food and bell were presented at the same time। तो इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट्स, तो कैसे हमारी जो क्लासिकल कंडीशन है, आदत बनाने की जो फॉर्मेशन है, वो कैसे काम करेगी कि भाई हम खाना और घंटी इकट्ठे बजा दे, एक ही टाइम पे बजा दे, कि खाना और बेल इकट्ठे बज रहे हैं, तो क्या तब ज्यादा कंडीशनिंग होगी। डिलेड कंडीशनिंग की पहले फूड रख दिया और बाद में घंटी बजा रहे, तो उससे तो कुत्ते को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, उसे खाना मिल चुका है, तो ये तो सबसे खराब है। फिर ट्रेस कंडीशनिंग की फूड वॉज प्रेजेंटेड आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक आफ्टर बेल वॉज रिंग, कि भाई पहले हमने घंटी बजाई, उसके 5-10 मिनट बाद खाना दिया, तो वो भी कुत्ते को ध्यान नहीं रहेगा इतना ज्यादा, तो ये भी खराब है। ट्रेस कंडीशनिंग भी इतनी काम की नहीं है। फिर है बैकवर्ड कंडीशनिंग, द बेल रिंग आफ्टर द फूड प्रेजेंटेड, तो खाना आ गया और घंटी हमने बजाई नहीं, तो ये भी खराब हो गया। तो क्या हुआ, सबसे बेस्ट कौन सा हुआ, इसमें ये हुआ कि या तो हम ये कह सकते हैं कि जो खाना था और जो बेल थी वो इकट्ठे बजा दी, तो इसमें हमारा सबसे ज्यादा कंडीशनिंग हो सकती है। या फिर ये डिलेड कंडीशनिंग हो सकता है। डिलेड कंडीशनिंग सबसे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, जब हम फूड प्रेजेंट कर रहे थे तो उस टाइम पे घंटी बजा रहे थे, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि खाना दिया और घंटी बज रही है, तो कुत्ते को इस चीज से पता चल जाएगा घंटी बज रही है, इसका मतलब अब मुझे खाना मिलने वाला है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी पे, जो कि है स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर की थ्योरी कौन सी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग।
तो ये नाम हमें बिल्कुल याद रखने हैं, नाम से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी थ्योरी किसकी थी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है हमें B.F. स्किनर ने, और इसे हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। इस थ्योरी को हम RS थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स और स्टिमुलस की बात की गई है। वहां पर 2 स्टिमुलस थे, बिहेवियर अफेक्ट्स कॉन्सिक्वेंसेज एंड वाइस वर्सा। इनकी थ्योरी का मेन रोल क्या है कि भाई जो हमारा बिहेवियर है ना वो हमारे कॉन्सिक्वेंसेज को अफेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें कोई काम करके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं तो हम उस चीज को दोहराएंगे। जैसे अगर हमें पढ़ाई कर कर हमारा एस्टेट क्लियर हो रहा है तो आगे आने वाले एग्जाम्स में भी हम और ज्यादा अच्छी मेहनत करके उन्हें क्लियर करेंगे। बट अगर कोई काम करके हमें पनिशमेंट मिल रही है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो हमें घर वालों से ताने मिल रहे हैं, तो उस काम को हम बंद कर देंगे उसी टाइम पे। कि तुम टीवी देख रहे हो पूरे दिन, तो हम टीवी को बंद कर देंगे और अपनी बुक्स उठा लेंगे। तो हमारे बिहेवियर का बहुत ज्यादा रोल पड़ता है हमारे कॉन्सिक्वेंसेस पे। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी किसी ने तारीफ कर दी, तो हम उस काम को और ज्यादा करेंगे। हमें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो हम उस काम को और ज्यादा करेंगे। बट अगर हमें पनिशमेंट मिल रही है तो हम उस काम को बंद कर देंगे। तो उससे हमारे बिहेवियर में भी चेंज आएगा। तो स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे वो किए थे रैट और पिजन पर थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया? स्किनर ने। sorry, an individual makes an association between a particular behavior and a consequence। तो वो एक एसोसिएशन बना लेता है। अब बच्चे को स्टार मिला क्लास में अच्छी राइटिंग लिखने पे, तो उसे पता चल गया कि अगर मैं सुंदर सुंदर काम लिखूंगा, अगर मैं क्लास में रोज याद करके जाऊंगा तो मैं मुझे स्टार देगी। तो उसने एसोसिएट कर लिया कॉन्सिक्वेंस को कि उसके साथ हुआ क्या, अच्छा काम करने पर उसके साथ अच्छा हुआ। तो उसने कहा कि अब मैं और ज्यादा ऐसा काम करूंगा, ठीक है, ताकि मुझे और ज्यादा स्टार्स मिले। बट अगर बच्चा होमवर्क करके नहीं आया और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि मैम ने उसको डांट लगा दी, तो अब उसको पता चल गया कि होमवर्क ना करने पर मुझे डांट पड़ती है, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। तो उसने एक एसोसिएशन बना लिया, जो चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी उसको आप कम से कम करने की कोशिश करेंगे, और जो चीज आपको फायदा पहुंचाएगी उसे आप ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। ये इस थ्योरी में कहा गया है। टाइप ऑफ रीइंफोर्सर्स। रीइंफोर्सर्स वो चीज जो हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करती है काम करने के लिए। रीइंफोर्सेस क्या हो सकते हैं कि भाई किसी ने हमें फ्लावर दे दिया, किसी ने हमें काम करने के बदले में पैसे दे दिए, किसी ने हमें शाबाशी दे दी, तो वो क्या है? वो हमारे रीइंफोर्सेस है, वो हमें और ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं उस काम को करने के लिए। तो रीइंफोर्सेस 2 तरीके के हैं। पहला है प्राइमरी, जिसका हमारे ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है, जैसे कि फूड, वाटर, स्लीप। अब आपको भूख लगी है और आपको पता है कि अगर आप ये चैप्टर खत्म करोगे तो आपकी मम्मी आपको खुश होकर खाना दे देगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी उस काम को पूरा करने की कोशिश करोगे कि मुझे खाना खाना है तो फटाफट मुझे चैप्टर निपटाना होगा। अगर मुझे खाना खाना है तो मुझे आज की सारी क्लासेस कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं फूड खरीद सकता हूँ। तो जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी भूख, हमारी नींद, हमारा प्यास, तो ये चीजें क्या है? वो हमारी प्राइमरी रीइंफोर्सर्स हैं। यही आदमी को सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है कोई भी काम करने के लिए। फिर है सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर क्या आएगा? जिनका हमारे ऊपर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, जो हमें इन्फ्लुएंस तो करती है, मोटिवेट तो करती है, बट इनका इन्फ्लुएंस हमारे पास इनडायरेक्ट है, जैसे कि मनी, रिवॉर्ड, इंसेंटिव। तो मनी क्यों जरूरी है? कि पैसा होगा तभी तो मैं खाना ले पाऊंगा। तो प्राइमरी क्या था? खाना, और खाना लेने के लिए हमें क्या चाहिए? मनी। तो मनी हो गया हमारा सेकेंडरी। इसी तरह जो प्रेज है, शाबाशी है, वो भी हमारी सेकेंडरी में आ जाती है कि ये इन्नेट नहीं है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है कि ठीक है कोई बात नहीं, आज मैम ने शाबाशी नहीं दी तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ये हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर हमें खाना ना मिले, हमें प्रॉपर नींद ना मिले, तो इससे हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे और हमारी हेल्थ भी खराब हो जाएगी। तो हमारा ध्यान किस पे ज्यादा होगा? प्राइमरी रीइंफोर्सर्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूजिंग सेकेंडरी रीइंफोर्सर वी कैन गेट प्राइमरी इन्फोर्स। तो सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स को यूज करके, जैसे पैसे को यूज करके, हम हमारे प्राइमरी रीइंफोर्सर्स को अचीव कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम हमारी प्राइमरी रीइंफोर्सर जो कि है खाना, उसे खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी हेल्प करते हैं। इसीलिए तो आज पैसा सबसे बड़ा हो गया है पूरे जमाने के अंदर। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो अब रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कंसेप्ट यहाँ पर आया है। तो रीइंफोर्समेंट क्या होती है और पनिशमेंट क्या होती है? तो रीइंफोर्समेंट तो मैंने आपको बताया, कोई भी चीज जो हमारे बिहेवियर को इंक्रीज कर दे, हमें वो काम करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करे, जिससे हम
वो काम ज़्यादा से ज़्यादा करे तो वो हो गया हमारा रीइंफोर्समेंट, जिससे हमारा बिहेवियर और ज़्यादा बढ़े उस चीज़ की तरफ। और पनिशमेंट क्या हो गया, पनिशमेंट हो गया डिक्रीज इन बिहेवियर, जिससे हमारा बिहेवियर कम हो जाए कि भाई आज मम्मी ने थप्पड़ मारा, क्यों, क्योंकि आपने उनकी हेल्प नहीं की सफाई कराने में। तो इससे जो हमारा बिहेवियर था कि मैं तो कोई भी काम नहीं करूंगा, इसको हम डिक्रीज कर देंगे और आगे से जो मम्मी काम कहेगी वो हम कर दिया करेंगे। तो ये होगी हमारी पनिशमेंट का कंसेप्ट। पनिशमेंट का कंसेप्ट तो वैसे भी सबको पता ही होगा कि पनिशमेंट क्या होता है। रीइंफोर्समेंट का आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें हमारे बिहेवियर को इंक्रीज करे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करे, वो है हमारी रीइंफोर्समेंट। तो अब हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की कि इसके अंदर क्या होता है। तो रीइंफोर्समेंट हमें पता है वो चीज़ें जो हमारे बिहेवियर को बढ़ा देती है, हमें मोटिवेट करती है, और पनिशमेंट वो चीज़ें जो हमारे बिहेवियर को घटा देती है, जिसके डर से हम वो बिहेवियर आगे नहीं करते। तो जब भी रीइंफोर्समेंट होगा तो इसका मतलब जो हमारा बिहेवियर वो है वो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो चाहे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, लेकिन दोनों में बिहेवियर जो है वो इंक्रीज होगा। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी तो मैम ने उसे क्लास में स्टार दे दिया, तो वो क्या है, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। अब वो बच्चे को और ज़्यादा मोटिवेट करेगा रोज़ अच्छे से क्लास में काम करने का। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, इसमें बिहेवियर बढ़ना चाहिए। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके भाई बहन जो है वो घर में तेज तेज गाने चलाने लग जाए टीवी के ऊपर, तो इससे आप पढ़ नहीं पाओगे। तो अगर हमारे पेरेंट्स ने उनको कहकर वो टीवी बंद करवा दिया, या फिर आपने कहकर वो टीवी बंद करवा दिया, जिसके बाद आपका जो बिहेवियर है आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, तो वो होगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कि हमारा बिहेवियर बढ़ना चाहिए, भले ही थोड़ी सी नेगेटिव चीज हुई है कि अब बच्चे टीवी नहीं देख सकते हैं। तो रीइंफोर्समेंट जहां पर भी आएगा ना, वहां पर हमारा बिहेवियर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो चाहे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो। बच्चा काम करके नहीं लेके आया, उसे हमने थोड़ी सी डांट लगाई और वहीं पर बिठवा के काम कर दिया, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब आ जाते हैं पनिशमेंट पे। पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट वही चीज है कि पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होगी, जिसमें बच्चे का बिहेवियर डिक्रीज हो रहा है पॉजिटिवली, और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगी, जिसमें बच्चे का जो बिहेवियर है वो नेगेटिविटी के साथ डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिविटी के साथ कैसे डिक्रीज होगा कि बच्चा स्कूल का काम करके नहीं आया, उसके मार्क्स बुरे आए हैं, तो आपने क्या किया, बच्चे से उसका फोन छीन लिया। तो फोन ले लिया तो अब उसका ध्यान फोन पर नहीं लगेगा, अब उसके पास सिर्फ एक ही काम रह गया कि उसे पढ़ाई करनी है, तो वो उससे बिहेवियर उसका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये थी हमारी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और पॉजिटिव पनिशमेंट के अंदर क्या आएगा कि बच्चे ने बाई चांस काम नहीं किया तो हमने उसे वहीं पर थोड़ा सा पनिश कर दिया, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया कि उसके जो बिहेवियर था वो डिक्रीज हो गया। अब इसके बाद में आ जाती है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर लर्निंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये कि कैसे बच्चा ट्राई कर करके और गलतियां कर करके सीखता है। तो ईएल थॉर्नडाइक को हम फादर कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का। ये बहुत बार एस्टेट के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इनकी थ्योरी का नाम क्या है, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। और जो हमने ऊपर पढ़ी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी थी आरएस थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। और जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी थी वो थी एसएस थ्योरी। ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल इंटेलिजेंस की। एनिमल के अंदर भी क्या इंटेलिजेंस पाई जाती है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किए थे, ये किए थे ईएल थॉर्नडाइक ने, और इन्हें एनिमल साइकोलॉजी के फादर भी बोलते हैं। अब इस थ्योरी को हम कहते हैं पेन एंड प्लेजर थ्योरी। तो इसमें क्या है कि एक बॉन्ड होगा, कनेक्शन होगा लर्निंग के थ्रू, वो जो हमने इस थ्योरी के अंदर देखा है। अब एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, एक बिल्ली को एक पजल बॉक्स के अंदर डाल दिया, जहां पर क्या था, बाहर की तरफ हमने फूड रख दिया, और उस फूड को पाने के लिए जो बिल्ली ने रैंडम रिस्पॉन्सेस किए, इधर उधर हाथ मारे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो होगा उसका रिस्पॉन्स। अब जो स्टिमुलस था, हमारा फूड था, उसने बिल्ली को क्या किया, उसने बिल्ली को मोटिवेट किया। जब भूख लगी तो बिल्ली को खाना चाहिए, और वही उसकी क्या बन गई, मोटिवेशन बन गई। और जो वो भूख लगी वो क्या हो गई, वो उसकी ड्राइव हो गई, जिसके थ्रू उसने उस चीज को लेने की कोशिश की, हासिल करने की कोशिश की। और एंडिंग में जब उसने रिस्पॉन्सेस किए, रैंडम ट्राइज करी और खाना आ गया, तो बिल्ली समझ गई कि ऐसे ऐसे ट्राई कर करके अलग अलग चीजों को वो समझ गई कि अब इस लीवर को दबाने से मुझे खाना मिल जाता है, और गलतियां कर करके उसने वो चीज सीख ली। अब ईएल थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं, जो कि दो प्रकार के हैं, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्राइमरी लॉ से, लेकिन अगर पेपर मुश्किल हुआ तो सेकेंडरी लॉ से पूछा जाएगा। प्राइमरी लॉ में सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ रेडीनेस,
सीखने के लिए तैयार होना, कि भाई बच्चे को हम तभी सिखा सकते हैं जब बच्चे के अंदर मोटिवेशन हो, वो सीखने के लिए रेडी हो कि हाँ मुझे ये काम करना है। अगर आप ऐसे कहते हैं ना कि घोड़े को आप पानी के पास ले गए तो जरूरी नहीं है कि घोड़ा जब तक रेडी नहीं होगा वो उस पानी को टच भी नहीं करेगा, वो उसे पिएगा ही नहीं। तो सीखने के लिए तैयार होना जरूरी है कि उसके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए और वो उस काम को करना चाहता हो, उसका इंटरेस्ट हो उसमें। फिर है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज है प्रयास का सिद्धांत, कि इसके अंदर हमें एक्सरसाइजेस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। लॉ ऑफ यूज, वो प्रैक्टिसेस जो हमारे काम आएंगी उन्हें बढ़ा देना है। और लॉ ऑफ डिसयूज, जो प्रैक्टिसेस हमें हार्म कर रही है उन्हें हमें डिसयूज करना है। जैसे कुछ हमारे इमोशंस होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो प्रैक्टिस के थ्रू कि हाँ मैं कंट्रोल करूंगा मेरे गुस्से पे और हम बहुत लंबे समय तक अपने ऊपर कंट्रोल बना के रखे, तो वो होगा लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। तो किसी भी चीज का हमारे पास पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। जब पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, जब हमें शाबाशी मिलेगी, जब हमारे पेपर क्लियर होंगे, तो हम उस चीज को रिपीट करेंगे, हम हमारे पढ़ने की जो मोटिवेशन है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और हम और ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि अब हमें और अचीव करना है और अचीव करना है। और नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, जब नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो हम उस काम को करना बंद कर देंगे। कि टीवी देखने की वजह से आपको पता चला कि आपके पेपर क्लियर नहीं हो पाए, तो आप टीवी देखना बंद करके अपना काम शुरू कर देंगे। तो नेगेटिव इंपैक्ट से जिस चीज का नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है उसको हम बंद कर देते हैं। फिर सेकेंडरी लॉ में आ जाते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। तो जो कैट है उसने मल्टीपल रिस्पॉन्स करे थे, तो इसी तरह बच्चा भी है ना मल्टीपल रिस्पॉन्सेस करके और बहुत सारी क्रियाएं करके अलग अलग चीजों को सीखता है। तो एक काम को सीखने के लिए हम इधर हाथ पैर मारे, उधर हाथ पैर मारे, फिर जाके हमें कोई काम समझ में आ रहा है, तो वो है मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। कि सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम हर पॉसिबल एक्टिविटी हम करेंगे किसी भी चीज को सीखने के लिए। लॉ ऑफ सेट और एट्रीब्यूट, अब इसमें माइंड सेट का बहुत ज्यादा काम है। अगर बिल्ली को भूख ना लगी होती तो वो अपने खाने के लिए हाथ पैर नहीं मारती, या फिर बिल्ली अगर ये मान चुकी होती कि भाई अब तो मैं बंद हूं और मुझे खाना कहाँ से ही मिलेगा, और वो कोई हाथ पैर ही ना मारे, उसको खाना कैसे मिल जाता। तो हमारे एटीट्यूड का, जैसा हमारा मन है उसका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कि कुछ लोग तो होते कि एक बार अगर उनका फेल हो गए वो, तो वो उसके बाद ट्राई ही नहीं करते कभी लाइफ में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10 बार फेल होने में भी उनमें इतना जज्बा होता है कि वो 11th बार ट्राई करते हैं और वो उसमें पास हो जाते हैं। तो हमारे एटीट्यूड का, जैसा हम हमारे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, उसका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, तो जो एक्टिविटी है उसको, प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में आ रही है उसको हम डिवाइड कर देंगे पार्ट्स में। जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं कि भाई हमें सिलेबस ज्यादा लग रहा है, तो हम उसको पार्ट्स में तोड़कर हर रोज का एक टॉपिक करना शुरू कर दे, तो वो होगा पार्शियल एक्टिविटी, कि हम टुकड़ों में उस काम को पूरा कर रहे हैं। लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन, कि भाई नई जो हमारी नॉलेज है उसको ऐड करते हम जाएंगे। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, की जो लर्निंग है, जो एक चीज हमने सीखी है वो दूसरे सिचुएशन में भी हमें काम आ सकती है, हमें हेल्प कर सकती है। कि भाई आपने साइकिल चलानी सीख ली, तो अब स्कूटी में जो आपने पहले लर्निंग की थी वो हेल्प करेगी। एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है थॉर्नडाइक की थ्योरी की, कि ये हमें लॉ ऑफ रेडीनेस में कहता है कि भाई बच्चे को हम तभी सिखा सकते हैं जब उसका वो लेवल होगा, जब वो उस चीज को सीखने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। रोल ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, रोल ऑफ प्रैक्टिस हमें बताया गया कि प्रैक्टिस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस बताई। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बताया एल थॉर्नडाइक की थ्योरी ने हमें। और टीचिंग इज अरेंजमेंट ऑफ सिचुएशन विच विल लेट डिजायर्ड बॉन्ड्स, तो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी हमें सिचुएशन की, अलग अलग एक्टिविटीज बच्चे को करवानी पड़ेगी, तभी जो हम चाहते हैं वो बच्चा अचीव कर पाएगा। तो सबसे पहले पनिशमेंट की और रिवॉर्ड की जो बात थी वो थॉर्नडाइक ने की थी। ऐसे क्वेश्चन एस्टेट में सबसे ज्यादा आते कि सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात किसने की, तो सभी बच्चे कोलबर्ग को टिक कराएंगे। क्यों? क्योंकि कोलबर्ग को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोरल डेवलपमेंट की सबसे पहले बात की थी पियाजे ने। और यहाँ पर पनिशमेंट की और रिवॉर्ड की बात जब आ रही है तो आप पनिशमेंट सोचकर ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला आप टिक कराओगे कि भाई स्किनर ने ये बात की थी पनिशमेंट की और रीइंफोर्समेंट की, तो स्किनर ने की होगी, बट पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात सबसे पहले की थी थॉर्नडाइक ने, ये हमें याद रखना है। अब आ जाती है कोलर की इनसाइट लर्निंग। तो कोलर की इनसाइट लर्निंग, कोलर कोफका, मैक्स वर्दीमीर, कर्ट लेविन, ये सब किससे जुड़े थे? ये सब गेस्टोल्टवाद से जुड़े थे। और गेस्टोल्टवाद में क्या होता है कि समथिंग इज द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट, कि जो संपूर्ण चीज है वो उसके टुकड़ों से बहुत ज्यादा अलग होती है। ये इनकी थ्योरी थी कि भाई जो साइकिल है ना वो उसके पार्ट से बहुत ज्यादा अलग चीज है। पार्ट्स जोड़ के जरूरी नहीं है कि हम हर बार साइकिल ही बना लेंगे, कुछ और भी बन सकता है, मे भी वो इतना ज्यादा यूजफुल ना हो हमारे लिए, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी थ्योरी के बारे पे आ जाते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि भाई कैसे कॉग्निटिव एलिमेंट्स जो है, थिंकिंग, रीजनिंग, परसेप्शन, ये सारे कैसे आते हैं एक इंसान के अंदर। तो कोलर ने एनिमल्स के ऊपर अपनी
एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे। इन्होंने एक बनाना को ना लटका दिया था ऐसे, और बंदर को स्टिक वगैरह दी गई थी जिसकी हेल्प से वो इस चीज को खा सकता था। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस उन्होंने बनाई थी कि भाई कैसे वो अपने दिमाग का यूज़ करके उस बनाना को तोड़े, ये चीज़ वो देखना चाह रहे थे। तो इसके अंदर एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं आहा मूवमेंट। तो जब बंदर ने बहुत सारी कोशिशें की और उसे वो केला नहीं मिला, ऊपर टंगा हुआ था, उसने अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखी तो वो आराम से बैठ गया। लेकिन एकदम से उसके दिमाग के अंदर विचार आया कि मैं स्टिक्स को यूज़ करके उसको तोड़ सकता हूँ। तो जब वो एकदम से विचार आपके अंदर आता है कि आप बहुत देर से किसी प्रॉब्लम के लिए परेशान थे, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, बट एक दिन आप रैंडमली बैठे थे और आपको एकदम से सॉल्यूशन मिल गया, तो उसको हम कहेंगे वो हमारे लिए क्या है, आहा मूवमेंट है। कि इनसाइड देयर कम्स अ पॉइंट विच कॉल्ड आहा मूवमेंट। तो आहा मूवमेंट में हमें क्या मिलता है, सडन सॉल्यूशन मिल जाता है। इसको हम यूरेका मूवमेंट भी कहते हैं कि हमें अब सॉल्यूशन मिल गया इस चीज का। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी बंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो एल्बर्ट बंड्यूरा को हम सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कौन है, पियाजे, लेकिन सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कौन है, एल्बर्ट बंड्यूरा। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी, इमिटेशन थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। तो इमिटेशन कब होती है, जब बच्चा कुछ ऑब्जर्व करता है, पेरेंट्स को करते हुए देखता है, उसकी एक्टिंग करता है सेम, तो ये ऑब्जर्व थ्योरी होगी। मॉडल, बच्चे के पेरेंट्स उसके लिए मॉडल बन गए कि भाई जैसा वो कर रहा है उन्होंने उसको देखा और फिर वैसा ही करके दिखाया, तो और ये हो गई सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। अब इनका एक्सपेरिमेंट था बोबो डॉल पर। तो बोबो डॉल क्या था कि कुछ बच्चों को एक फिल्म दिखाई गई जिसके अंदर बोबो डॉल को पीटा जा रहा था। तो जब बच्चों को फिल्म दिखाने के बाद दूसरे बच्चों के साथ उस रूम में खेलने के लिए भेजा, एक एक्टिविटी रूम में, वहां पर बोबो डॉल रखी हुई थी। तो जिन बच्चों ने फिल्म देखी थी उनमें से 80% से ज्यादा जो बच्चे थे वो बोबो डॉल को पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो मूवी के अंदर देखा था। तो सेम वो क्या कर रहे हैं, इमिटेशन कर रहे हैं कि भाई हीरो ने उस बोबो डॉल को पीटा था तो इसके साथ सिर्फ हम ऐसे ही खेल सकते हैं कि इस बोबो डॉल को पीटना है। उन्होंने वो चीज ऑब्जर्व की थी, वो चीज फिल्म जो है उनके लिए मॉडल बन गई थी। लेकिन जो बच्चे फिल्म नहीं देखी थी जिन्होंने, वो उससे अलग अलग तरीके से खेल रहे थे। तो जिन्होंने फिल्म देखी थी ना, वो उसको इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने बताया सोशल कॉग्निटिव थ्योरी क्या है, कि जो हम समाज से सीखते हैं वही हमारे दिमाग में चीजें छप जाती है और हम भी वैसा ही, जैसा देखते हैं वैसा ही चीजें करनी शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में, बेंडूरा ने अपनी थ्योरी में बताया कि बच्चा जो देखता है वही वो सीखता है। तो चिल्ड्रन कैन लर्न एग्रेसिव बिहेवियर फ्रॉम सीइंग सच थिंग। तो बच्चे में एग्रेसिव बिहेवियर आ सकता है कि मार कुटाई वाला बिहेवियर, ज्यादा गुस्सा आने वाला बिहेवियर आ सकता है अगर वो ऐसी चीजें देखेगा तो। फिर नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लासिफाई करा अलग अलग टाइप्स ऑफ लर्निंग को उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, कि भाई कितनी, कौन सी लर्निंग कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, हमें जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, उनको इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। कि नीचे इन्होंने सबसे ज़्यादा इजी लर्निंग वाली चीज़ें रख दी और ऊपर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें रख दी। इनका जो एक्सपेक्ट था वो बिहेवियरल कॉग्निटिव एक्सपेक्ट था, और ये हमसे पूछा नहीं जाएगा, इनकी थ्योरी पूछी जाएगी हमसे। एक बार इनकी बुक देख लेते हैं। इनकी बुक का नाम था कंडीशंस ऑफ लर्निंग। क्या क्या कंडीशंस है लर्निंग की, किसकी बुक है, रॉबर्ट गैगने की। इन्होंने कितनी टाइप ऑफ लर्निंग दी, इन्होंने एक टाइप ऑफ लर्निंग दी। जैसे हार्वर्ड गार्डनर ने एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, वैसे ही गैगने ने हायरार्की ऑफ लर्निंग में 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग दी। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सिग्नल लर्निंग, फिर आती है एसआर लर्निंग, फिर है चेनिंग, फिर है वर्बल एसोसिएशन, फिर डिस्क्रिमिनेशन, फिर कंसेप्ट, फिर प्रिंसिपल, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते जाएंगे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। और पहले 4 जो है, सिग्नल, एसआर, चेनिंग और वर्बल एसोसिएशन, ये बिहेवियरल एक्सपेक्ट हैं। और जो लास्ट के 4 है, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, रूल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कॉग्निटिव एक्सपेक्ट है। तो पहली 4 हमारे बिहेवियर पर डिपेंडेंट है और दूसरी 4 हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंडेंट है। अब सिग्नल लर्निंग क्या होता है, तो सिग्नल लर्निंग में इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैसे सीखेंगे, सिग्नल के थ्रू सीखेंगे। इनवॉलेंट्री है, स्वतः ही सीखेंगे, खुद से वो सीखेंगे, जो चीजें वो देखेंगे सिग्नल लर्निंग के अंदर वो चीजें वो सीख लेंगे।
ठीक है। फिर आती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो अब जो इंडिविजुअल्स ने देखा, जो उन्होंने चीजें यहाँ पर सिग्नल लर्निंग के अंदर देखी थी खुद से, अब उनके जरिए वो रिस्पॉन्स करने लग गए कि जो भी चीजें वहां पर पड़ी थी, जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में भी पढ़ा था कि जो चीजें हमसे रिस्पॉन्स कराई वो हो गई स्टिमुली, और वो चीजें हमने देखी थी सिग्नल लर्निंग के अंदर। तो जब वो चीजें हमने देख ली, फिर हमने उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया, तो कौन सी थ्योरी हो गई हमारी? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग हो गई वो। और जब हम सही रिस्पॉन्स करेंगे सही सिचुएशंस में, तो हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो सिग्नल लर्निंग क्या हो गई? जब हम खुद से सीखते हैं, सिग्नल्स के माध्यम से सीखते हैं कि कोई चीज हमने देखी और वो चीज हमने सीख ली, तो वो है सिग्नल लर्निंग। उन सिग्नल्स पर जो स्टिमुलस जिनको कहा गया, उन पर हम रिस्पॉन्स करेंगे तो वो हो गई स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। और अगर हम सही से रिस्पॉन्स करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। फिर है चेनिंग। टू और मोर प्रीवियसली लर्नड स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस आर लिंक टुगेदर। तो जब दो सिचुएशंस को हमने जोड़ दिया कि भाई पहले स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में हमने कोई चीज ऐसी थी जो हमें प्रभावित कर रही थी, उस पर हमने रिस्पॉन्स दिया, दूसरी चीज भी ऐसी थी जो हमने देखी थी और उस पर भी हमने रिस्पॉन्स दिया। अब उन दोनों को हमने जोड़ दिया, दो डिफिकल्ट सिचुएशंस को इकट्ठी अगर हमारे पास आ गई, और फिर जो हमने लर्निंग की वो होगी हमारी चेनिंग लर्निंग, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फिर है वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशंस में क्या है? चेन दैट आर वर्बल, अ चाइल्ड आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल्स इट बाय इट्स प्रॉपर नेम, फाइंड इक्विवेलेंट इन हिंदी और इंग्लिश में। तो क्या है? वर्बल एसोसिएशन कर दिया। अब जो दो डिफरेंट चीजें देखी थी, अब उन्हें हम वर्बल एसोसिएट करके दिखा सके कि बच्चा बता दे कि ये दो सिचुएशंस है, ये दो प्रॉब्लम्स है जो मैंने देखी, तो कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि उसको बॉल दिया और हमने उससे नाम पूछ लिया, तो वो बता देगा कि ये रेड बॉल है और ये ब्लू बॉल है। जब बच्चा वर्बली बता दे और डिफरेंशिएट कर ले, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर ले, तो वो होगी हमारी वर्बल एसोसिएशन की अब इन्हें इन चीजों के नाम पता है। फिर है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या आता है? द लर्नर्स लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोटर एंड वर्बल चेन्स विच ही हैज ऑलरेडी एक्वायर्ड। तो अब मोटर मतलब जिसमें हमारी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, और वर्बल चेन्स जो हमने देख ली कि भाई बोल के चीजों को पहचान के वो हमें बता सकता है कि ये क्यूब है, ये स्क्वायर है। तो इन दोनों के बीच में जब वो डिस्क्रिमिनेट कर ले, डिस्टिंग्विश कर ले, तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन थ्योरी कहेंगे। फिर है कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग में क्या आता है कि एक कॉमन रिस्पॉन्स टू अ क्लास ऑफ द लर्नर मेक अ कंसेप्ट आइडेंटिफाई द। तो इसमें के अंदर क्या होता है? कंसेप्ट लर्निंग के अंदर ये होता है कि कोई चीज आपके सामने नहीं है, फिर भी आप उसके कंसेप्ट को अच्छे से जानते हो, तो वो हो जाएगी अभी कंसेप्ट लर्निंग। अब मैंने एक नाम लिया कि भाई स्क्वायर, तो स्क्वायर नाम सुनते ही आपके दिमाग में स्क्वायर आ गया और आपको उसको सारे कंसेप्ट पता है कि भाई इसकी 4 साइड होती है, 90 डिग्री पे एंगल बनाता है। तो ये कौन सी लर्निंग है हमारी? कंसेप्ट लर्निंग है कि चीज हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम उसे लर्न कर सकते हैं। फिर है रूल लर्निंग। इन लर्निंग रूल वॉज रिलेट टू और मोर कंसेप्ट, जिसमें हम दो कंसेप्ट्स को एक साथ इकट्ठे इंक्लूड कर दे, वो है हमारी रूल लर्निंग। तो अब यहाँ पर दो कंसेप्ट क्या लिया हमने? एग्जांपल लिया कि जो वाटर है वो बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर दो बातें हो रही है, एक तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया हमारा? वो हो गया हमारा टेम्परेचर। एक तो टेम्परेचर की बात हो रही है और एक बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है कि वाटर जो है वो बॉईल करता है। तो बॉइलिंग का कंसेप्ट यहाँ पर आ गया कि बॉइलिंग क्या होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर आ गया। तो जब हम एक रूल को दूसरे रूल के साथ रिलेट करके लर्न करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट सीखते जाएंगे, तो वो होगी हमारी रूल लर्निंग। कंसेप्ट के अंदर क्या कि किसी एक चीज के बारे में आपको पूरी जानकारी है कि ये चीज कैसे होती है, उस चीज को बिना देखे आपको उस चीज के बारे में पता है, वो है कंसेप्ट लर्निंग। रूल लर्निंग है जब आप एक से ज्यादा दो चीजों के कंसेप्ट को जोड़कर नई नई बातें सीखते हैं, वो है रूल लर्निंग। फिर आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हमारा हाईएस्ट लेवल है कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई, तो जितनी भी चीजें आपने ऊपर सीखी थी, चीजें देखकर उनको रिस्पॉन्स करके, फिर 2-3 सिचुएशंस को इकट्ठे हैंडल करके, जिसको हमने चेनिंग का, फिर वर्बल एसोसिएशन करके कि भाई चीजों को तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद में कौन सी आई थी हमारी? मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन आई थी कि मोटर और वर्बल चेन्स के अंदर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कंसेप्ट्स आए थे कि एक चीज के कंसेप्ट के बारे में हम बिना देखे कुछ, फिर रूल लर्निंग आ गई कि 2-3 कंसेप्ट्स को इकट्ठा करके सीख रहे हैं। और जब इतनी लर्निंग हमने कर ली और उन चीजों का हमने यूज किया हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो हाईएस्ट लेवल आ गया हमने कि जो भी हमने सीखा था अब वो हमारे काम में आ रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है हाईएस्ट लर्निंग। फिर उसके बाद में थ्योरी आती है डेविड ओसबेल एंड जेरोम ब्रूनर की थ्योरी। डेविड ओसबेल ने हमें मीनिंगफुल लर्निंग पर कंसेप्ट दिया था कि भाई हमें कोई भी चीज रटनी नहीं है, हमें सारी चीजों का मतलब पता होना चाहिए, हमें रटने के अलावा उसके मतलब पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो इन्होंने 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग दी थी। सबसे पहले रोट लर्निंग,
जो कि फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को हमने याद कर लिया, बस हो गया हमारा। इस पे इन्होंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, इन्होंने इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने ये कहा था कि रोट लर्निंग जो है वो सबसे खराब प्रकार की लर्निंग है, हमें रट्टा नहीं लगाना चाहिए। फिर आई मीनिंगफुल लर्निंग, कि हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी लर्निंग करनी चाहिए, कोई अर्थ निकलना चाहिए और हमें उसका समझ होनी चाहिए, तो वो है हमारी मीनिंगफुल लर्निंग। फिर है रिटेंशन लर्निंग। रिटेंशन लर्निंग में क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने रिसीव की है वो हमें याद रहे, भले ही हम उसे समझकर याद करें चाहे हम उसे रट्टा लगाकर याद करें। तो रिटेंशन लर्निंग में हम रिसीव करेंगे और वो चीज हमें याद रहेगी, भले ही हम फैक्ट्स को रट्टा लगाकर याद करें चाहे उन्हें समझकर याद करें। और लास्ट है डिस्कवरी लर्निंग, जो कि सबसे अच्छी लर्निंग इन्होंने बताई थी, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग थी, जिसमें हम एक्टिविटी कर कर सीखेंगे। तो ये रियलिटी बेस्ड लर्निंग भी इन्होंने इसको कहा। तो डिस्कवरी लर्निंग में हम खुद से ही नन्हे साइंटिस्ट बनेंगे और सारी चीजों को डिस्कवरी कर करके सीखेंगे। अब आ जाती है जेरोम ब्रूनर की थ्योरी। इसमें इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, जिसमें सबसे पहली स्टेज थी इनएक्टिव लर्निंग, जो कि है 0 से 2 साल के बच्चों में। फिर है आइकॉनिक, जहां पर आप सिंबल्स को देखकर सीखते हो, 3 से 12 में, नहीं सॉरी, जहां पर आप पिक्चर्स को देखकर सीखते हो, जो है 3 से 12 ईयर्स में। फिर है सिंबॉलिक लर्निंग, जहां पर आप सिंबल्स को देखकर सीखते हो, जो कि है 12 से ऊपर के बच्चों के अंदर। तो इनएक्टिव लर्निंग में क्या है कि हम हमारे एक्शन से, एक्टिविटी से, हमारे सेंसेस से सीखते हैं। कोई काम है जो हम करके सीख रहे हैं। अब बच्चा, सबसे पहले आप बच्चे को एप्पल की पिक्चर दिखा दो 0 से 2 साल की उम्र में, जब तक आप उसे बताओगे नहीं कि ये एप्पल है, उसे कैसे समझ में आएगा। अब तक तो बच्चा सिर्फ अपनी सेंसेस के थ्रू सीख रहा था, अपने पैरों से चलना सीख रहा है, टेस्ट करके चीजों को सीख रहा है, सुन के सीख रहा है, देख के सीख रहा है। तो इनएक्टिव स्टेज में क्या है, बच्चा सारी चीजें एक्टिविटीज के थ्रू सीख रहा है, और इसकी एज है 0 से 2 साल। फिर है आइकॉनिक स्टेज, जहां पर हम विजुअल्स को, इमेजेस को देखकर सीखते हैं, कि हमने फोटो दिखा दिए, कार्ड्स दिखा दिए बच्चे को, और फिर हम उसका संबंध बना रहे हैं कि एप्पल की फोटो दिखा के कह रहे हैं कि ये बेटा एप्पल है, विजुअल्स दिखा रहे हैं, असली का एप्पल लाकर दिखा रहे हैं। तो जब तक बच्चा चीजों को देखकर सीखेगा, मूर्त चिंतन करेगा। अमूर्त चिंतन अभी तक उसके अंदर नहीं आया कि भाई हमने नाम लिया और बच्चे के दिमाग में फोटो आ गई, ऐसा नहीं हुआ। उसको फोटो देखकर सीखना पड़ रहा है अभी, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट उसको अपने सामने चाहिए। तो वो है हमारी आइकॉनिक लर्निंग, जिसको 3 से 12 साल की उम्र के बच्चों को अंदर होती है। फिर है सिंबॉलिक लर्निंग, जब बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन आ गया, अब उसके अंदर लॉजिक आ गया, वो नंबर समझता है, वो भाषा समझता है। अब हमने उसको ए लिख दिया, तो ए लिखते ही वो समझ गया कि जो ए है वो है ए फॉर एप्पल। बी लिखते ही वो समझ गया कि जो बी है वो है बी फॉर बॉल। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई सिंबॉलिक लर्निंग, कि जहां पर भी कोई सिंबल बना हुआ है, जो हमारे स्कूल्स के पास एक बोर्ड बना होता है, रेलवे स्टेशन के पास बोर्ड बना होता है, जो सिंबल से समझ जाए, तो वो है हमारी सिंबॉलिक लर्निंग, और ये होती है 12 से ऊपर साल के बच्चों में। फिर इसके बाद में स्कैफ फोल्डिंग का कंसेप्ट आ जाता है। स्कैफ फोल्डिंग एंड स्पाइरल करिकुलम, ये दोनों चीजें किसने दी हैं, ये दी है हमें जेरोम ब्रूनर ने। स्कैफोल्डिंग हम पढ़ते हैं वाइगोस्की की थ्योरी में, बट स्कैफोल्डिंग की सबसे पहले बात किसने की थी, तो जेरोम ब्रूनर ने। और स्पाइरल करिकुलम की बात किसने की थी, जेरोम ब्रूनर ने। ये हमें ध्यान रखना है कि स्कैफोल्डिंग किसने दिया, जेरोम ब्रूनर ने। तो कुछ थ्योरीज में जो चीजें ज्यादा फेमस हो जाती है, जैसे स्कैफोल्डिंग हो गया, पनिशमेंट वगैरह हो गया, रिवॉर्ड हो गया, बट वो सबसे पहले उस पर किसी और ने काम किया होता, तो ये क्वेश्चन जरूर एस्टेट में पूछे जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास लर्निंग के टॉपिक के ऊपर। और अब हमारा सिलेबस देखते हैं। हम यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सिर्फ 3 से 4 ऐसी चीजें बची है जो हमें कंप्लीट करनी है, और इसकी वीडियो भी मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें हमें देखना है कि बच्चे एक प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे होते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर कैसे होते हैं, कैसे वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फिर क्या क्या धारणाएं हैं बच्चों की लर्निंग की, ये सारी चीजें, और कैसे लर्निंग प्रोसेस को हम अच्छा बना सकते हैं, कॉग्निशन और इमोशन के बारे में, और मोटिवेशन और लर्निंग के बारे में, जिसमें से लर्निंग तो हम कर ही सकते हैं, कर ही चुके हैं। अब हमें मोटिवेशन पे बात करनी है, और मोटिवेशन का क्या रोल रहेगा लर्निंग पे, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।